ये हमारा आरसीसी का जो बीम्स हमने कल शुरू किया था उसमें आगे का पार्ट हम कर रहे हैं। बीम्स एंड स्लैब्स में कुछ चीज़ें तो कॉमन है। स्लैब्स हम एक अलग से ही पूरा का पूरा चैप्टर जो है करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीम्स की, तो जो चीज़ें हमारे पास हैं अब यहाँ पे, जैसे कि नॉमिनल कवर हो गया। नॉमिनल कवर अब हम देखने वाले हैं बीम्स में। उसके अलावा हमारे पास में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिंग होती है, लेटरल स्टेबिलिटी, वो सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम करेंगे, वो आज हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नॉमिनल कवर की, और नॉमिनल कवर के हिसाब से कंडीशंस क्या होती हैं कि आप नॉमिनल कवर जो देते हो वो क्या चीज़ें सोच करके जो है देते हो, नॉमिनल कवर के लिए क्या कंडीशंस हमारे पास में रहती हैं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो, एक है हमारे पास में क्या, नॉमिनल कवर। अब जब मैं यहाँ पे नॉमिनल कवर दे रहा हूं, अब ये कौन सा है, ये है मिनिमम नॉमिनल कवर। कौन सा है हमारे पास में, ये है यहाँ पे मिनिमम नॉमिनल कवर। ठीक है। अभी नॉमिनल कवर का मतलब होता है इफेक्टिव, सॉरी, क्लियर कवर। ये नॉमिनल कवर जो हमारे पास में होता है, वी आर स्टडिंग मिनिमम नॉमिनल कवर। मिनिमम नॉमिनल कवर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपना मिनिमम नॉमिनल कवर, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लियर कवर। अच्छा, अब चीजें देखिए। अब यहां पे ये से मैंने क्या बनाई है, बीम बनाई है। मैंने क्या बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे ना एक अपनी बीम जो है बनाई हुई है। ये वाली बीम की बात कर रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर बीम की यहाँ पे। ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बीम में आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला जो पार्ट, अंदर वाला जो पार्ट लिया है ना, इसकी बात कर रहा हूं। ये हमारे पास में क्या है, ये रेनफोर्समेंट। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास में अंदर जो है मैंने क्या दी हुई है, रेनफोर्समेंट जो है वो दी हुई है। अब इस रेनफोर्समेंट में हमारे पास में क्या है, किस तरह का रेनफोर्समेंट है, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं। वो भी दिखा देता हूं। यहां पे आप जो देख रहे हो, ये मैंने रेनफोर्समेंट, आप समझ सकते हो कि मैंने यहां पे ना रेनफोर्समेंट लगा दिया साइड में। ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, रेनफोर्समेंट जो अपनी यहां पे कर दी है। इसकी बात कर रहा हूं, ये वाले दोनों जो आपके सामने है ना, ये रेनफोर्समेंट है मेरे। अब उसके चारों तरफ भी हमने क्या किया, उन रेनफोर्समेंट जो हमारे पास होती है उसको भी हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। पतली हमारे पास में एक स्टील वायर होती है, उससे जो हम क्या कर देते हैं, उसको बांध देते हैं। तो अब मैं यहां पे बात करता हूं कि हमारा क्लियर कवर यहां पे क्या होगा, और ऐसे ही मैं यहां पे देखूंगा कि मेरा इफेक्टिव कवर जो है यहां पे क्या होगा। अब बहुतों के मन में तो यह आएगा कि सर जो हमारा इफेक्टिव कवर है वो तो हमारे रेनफोर्समेंट के सेंटर से लिया जाता है। बात तो सही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारा यहां पे जो भी क्या है, इफेक्टिव कवर है, सॉरी क्लियर कवर बोल गया मैं। तो जो भी हमारा यहां पे इफेक्टिव कवर होता है वो सेंटर के, जो भी हमारा रेनफोर्समेंट होता है उसके सेंटर से लिया जाता है। तो हमारे पास में ये रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट हमारे पास में है। ठीक।
इस रेनफोर्समेंट के एग्जैक्टली सेंटर से मैंने क्या जो डिस्टेंस लिया नीचे तक का, ये मेरे पास में इफेक्टिव कवर है मेरा। तो ये मेरे पास में क्या है, इफेक्टिव कवर। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करता हूं अपने क्लियर कवर की, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करता हूं अपने क्लियर कवर की, वो देखो वो यहां पे होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला डिस्टेंस, ये जो इतना छोटा सा डिस्टेंस आप लोगों के सामने है, ये मेरे पास में है मेरा क्लियर कवर। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये इस डॉटेड इस ब्लू वाली लाइन के ठीक नीचे वाला, ये मेरा होता है क्लियर कवर। तो बीम्स में इस तरीके से ये हमारे पास होता है। अब एक चीज और समझ लो, बहुत बार क्या होगा कि आप ना रेनफोर्समेंट नीचे भी देते हो। नीचे कहां पे, देख लो, अभी बना देता हूं पहले प्रॉपरली, देन उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं सारी चीजें। मान लो कि ये मेरे पास में एक रेनफोर्समेंट है जो आप यहां पे देख रहे हो, और इसके ठीक ऊपर एक, बहुत बार ना डबल रेनफोर्समेंट हमें देनी पड़ जाती है। एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया, और एक मेरे पास में यहां हो गया। अब ये सिचुएशन बनती है, ऐसे क्वेश्चन हम जो है देख चुके हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग जो है देख चुके हैं कि ऐसी भी सिचुएशन हमारी बनती है जब हमें रेनफोर्समेंट ना ज्यादा देनी पड़ जाती है नीचे की साइड में। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, तो कहां से फिर मेरा यहां पे क्या आएगा, अफेक्टिव कवर की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं अपनी इफेक्टिव कवर की, कि ऐसी सिचुएशन में जो मेरा इफेक्टिव कवर है फिर वो कहां से आता है। तो देखो, ये जो आप दोनों को देख रहे हैं ना, ये जो नीचे हमारे पास में रेनफोर्समेंट है, इसका हम एक क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। वो कहीं यहां इन दोनों के बीच में आता है, वो इन दोनों कहीं यहां पे बीच में ही आता है। एंड वहां से लिया जाने वाला जो डिस्टेंस होता है नीचे की तरफ, वो फिर हमारा क्या बना देता है, वो बनाता है इफेक्टिव कवर। यहां से यहां तक ये अब हमारे पास में क्या रहेगा, हमारा इफेक्टिव कवर रहेगा। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो आप समझ गए कि इफेक्टिव कवर आपको कहां पे लेना है। इफेक्टिव कवर हमें लेना होता है नीचे, ठीक है, इन दोनों के बीच में नीचे लेना होता है, इन दोनों के जो है बीच में हमें वो लेना होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो, इसके बाद हम बात कर रहे हैं नॉमिनल कवर की। तो यहां पे हमारे पास में ये जो मिनिमम नॉमिनल कवर है, इसको हम किन क्राइटेरिया से गवर्न करते हैं, यानी कि किस चीजों पे, किन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा। अब लिखो मिनिमम नॉमिनल कवर इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग क्राइटेरिया, इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब यहां पे देखो, सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास में क्या होगा, जैसे नॉमिनल कवर की हम बात कर रहे हैं, तो एक यहां पे आप जो है अपना किस तरह का स्ट्रक्चरल मेंबर ले रहे हो, एक तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप
क्या ले रहे हैं आप, बीम ले रहे हैं, फुटिंग ले रहे हैं, क्या जो भी चीज आप ले रहे होते हो, तो हमारा जो नॉमिनल कवर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे कि बीम, स्लैब, फुटिंग एक्सेट्रा, ये हो गया हमारे पास। तो नॉमिनल कवर हमारे पास में होता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट। एक चीज तो ये, जैसे कि बीम, स्लैब, फुटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड केस क्या होता है, आपने शुरू में पढ़ा था एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में, और हमने देखा था कि जैसे जैसे हमारे एक्सपोजर कंडीशंस चेंज हो रहे थे तो हमारा जो नॉमिनल कवर था वहां पे वो भी चेंज होता जो है जा रहा था, उसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही थी। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा यहां पे एक्सपोजर कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया यहां पे, एक्सपोजर कंडीशंस जो है वो हो गया है। तो हमारे पास में दो चीजें हो गई, दो चीजें हमारे पास में हो गई। ऐसे हमारे पास थर्ड होता है कि हमारा फायर रेजिस्टेंट वो जो है वो कितना है, जो भी हमारे पास में है वो हमारा फायर रेजिस्टेंट जो है वो कितना है, और वो होता है टाइम में। तो फायर रेजिस्टेंट डिपेंड्स ऑन टाइम, जैसे कि 30 मिनट से लेके लगभग लगभग 45 आवर्स। तो एक हमारे पास में क्या हो गया, फायर रेजिस्टेंट वाली बात हो गई। तो हमारे पास में तीन कंडीशंस जो है हमारी, सॉरी 45 आवर्स कह रहा हूं, 4 आवर्स। तो हमारे पास में तीन कंडीशंस जो है ये हो जाती हैं। तो हमारे पास में क्या होती है, ये तीन कंडीशंस हो जाती हैं। तो इन तीनों कंडीशंस पे क्या डिपेंड कर रहा होता है, हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इन तीन कंडीशंस के ऊपर। जैसे ही तीन कंडीशंस बदलेंगी हमारा जो भी नॉमिनल कवर का वैल्यू है वो यहां पे बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आप बात करूं जैसे कि स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, फुटिंग हो गया, तो यहां पे नॉमिनल कवर हमारे पास में है कितना। तो अगर मैं बात करता हूं स्लैब की, बीम की, और ये मैं बात कर रहा हूं किसके अकॉर्डिंगली, अपने आईएस कोड के अकॉर्डिंगली बात जो यहां पे कर रहा हूं। आईएस कोड यानी कि अपना आईएस 456 जो है वो, उसके हिसाब से क्या रहेगा। तो स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, इन सब के लिए देख लेते हैं। कॉलम और यहां पे हमारे पास में फुटिंग। तो यहां पे हमारे पास जो भी नॉमिनल कवर होता है वो होता है स्लैब में 20 mm, यहां भी हमारे पास में 20 mm होता है, यहां पे हमारे पास में 30 mm होता है, और यहां फुटिंग में हमारे पास में 40 mm जो है होता है। ये हमारे पास क्या है, नॉमिनल कवर की वैल्यू है। यहां पे ये हमारे पास में क्या है, नॉमिनल कवर की वैल्यू है। स्लैब में 20 mm, बीम में हमारे पास में 20 mm, देन हमारे पास कॉलम में, सॉरी 30 कर दिया, कॉलम में हमारे पास होता है 40 mm, एंड देन हमारे पास में होता है 50 mm। ये 40 है यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे 50 होता है, और ये हमारे पास में होता है 50 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी वैल्यूज हैं, किसकी वैल्यूज हैं, नॉमिनल कवर की जो है ये वैल्यूज हमारे पास में यहां है। ठीक, अब नॉमिनल कवर ये मैंने क्या देखा, ये अपने आईएस कोड के अकॉर्डिंगली देखा। अगर मैं यहां पे SP23 के अकॉर्डिंगली आ जाऊं, एज पर IS 456, और अगर मैं आ जाऊं एज पर SP23, वैसे तो SP23 जो है, तो ये जो बीम में आप 20 mm ले रहे हैं, तो SP23 के अकॉर्डिंगली बस ये एक वैल्यू जो है वो चेंज होती है, जो कि 20 से कितना कर देते हैं हम, 25 mm जो है कर देते हैं, एज पर आर SP स्पेशल पब्लिकेशन कोड की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देख लो, मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर में, मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ क्या होती है, तो यहां पे है मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ इन आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ की। तो यहां पे हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्रैक्स की बात कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं माइल्ड की बात कर रहा हूं, यानी कि एक्सपोजर कंडीशन अगर मेरी क्या यहां पे माइल्ड है,
तो यहां पे उस माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में क्या हमारे ये जो क्रैक्स हैं ये हार्मफुल है कि नहीं? इसको चेक करना। हाँ, तो मैं यहां पे बात कर रहा था किसकी? एक्सपोजर कंडीशंस की। यहां पे बात कर रहा था एक्सपोजर कंडीशंस की और उनके हिसाब से अपनी विड्थ की। एक्सपोजर कंडीशंस हो जाएंगे यहां पे, यहां हो जाएंगे मेरे पास में क्या? मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ, मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ। अब एक्सपोजर कंडीशन में सबसे पहला मैं अपना क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं यहां पे माइल्ड। अब अगर माइल्ड है तो आप एक चीज बताओ, यहां पे एक्सपोजर कंडीशंस क्या थी? जैसे कि बारिश बहुत तेज हो जाना, या फिर आपका अल्टरनेट फ्रीजिंग थ्रोइंग, आपका कोस्टल रीजन में कंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे उसमें क्या थे? फैक्टर्स थे। तो आपके इस तरह के फैक्टर्स के हिसाब से क्या बन रहा था? आपके इस तरह के फैक्टर्स के हिसाब से आपकी एक्सपोजर कंडीशंस जो है वो बन रही थी। तो यहां पे हर एक एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से क्या बन रहा है? हमारा जो ये क्रैक है, जो भी क्रैक हमारे पास में आएगा मैक्सिमम, वो डिपेंड करेगा। अब मान लो कि आपके एक्सपोजर कंडीशन क्या है ना, माइल्ड है। अब माइल्ड में क्या था? माइल्ड में हमारे पास में नॉट सब्जेक्टेड टू रेनफॉल था। अब वहां पे जो हमारे पास क्रैक आएगा तो वो क्रैक कितना होना चाहिए? देखो, अब आप एक चीज देखो, हमारे पास में जैसे जैसे एक्सपोजर कंडीशंस एक्सट्रीम की तरफ बढ़ती चली जाएंगी तो यहां पे जो क्रैक की विड्थ है वो बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? सोचो आप। देखो, जितनी ज्यादा क्रैक की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी और एक्सट्रीम कंडीशंस भी यहां पे आती जा रही है, आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स आपकी जो एक्सपोजर कंडीशंस में वो बढ़ती जा रही हैं, तो फिर वो जो क्रैक होगा वो आपको प्रॉब्लम करेगा, वो क्रैक जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपकी जो क्रैक की वैल्यू है वो कम होती चली जानी चाहिए। तो अगर मैं आप बात कर रहा हूं माइल्ड की, जब हमारे क्रैक्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते, मैं बात कर रहा हूं किसकी? माइल्ड की। व्हेन क्रैक्स आर नॉट दैट हार्मफुल, आर नॉट दैट हार्मफुल। तो जब मेरे क्रैक्स जो है यहां पे क्या है? हार्मफुल नहीं है, तो उस केस में जो मेरे पास में मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ होती है वो होती है कितनी? 0.3 mm। ऐसी माइल्ड के बाद में अगर मैं बात करता हूं किसकी? मॉडरेट है हमारे पास में। माइल्ड के बाद अगर मैं अब करता हूं नेक्स्ट तो होगा मॉडरेट। अब अगर मैं मॉडरेट में आ चुका हूं तो यहां पे क्रैक की जो विड्थ है वो क्या हो जानी चाहिए? और भी कम हो जानी चाहिए, वो हो जाती है 0.2 mm। कितनी हो जाती है? 0.2 mm जो है यहां पे मेरे पास में हो जाती है परमिसिबल में। अच्छा, अब यहां पे क्या है? क्रैक्स हमारे हार्मफुल शुरू हो जाते हैं। यहां पे हमारे जो भी क्रैक्स होते हैं वो हार्मफुल होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी मॉडरेट के बाद में हमारे पास में सिवियर भी रहता है इसी में। तो यहां पे क्या है? क्रैक्स आर हार्मफुल, क्रैक्स आर हार्मफुल। उसी तरह नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूं, मॉडरेट एंड सिवियर के बाद में वेरी सिवियर हो जाएगा। यहां पे क्या है हमारे पास में? वेरी सिवियर एंड एक्सट्रीम। एक मेरे पास में क्या है? वेरी सिवियर है, और एक मेरे पास में क्या है? एक्सट्रीम हो गया है। तो ऐसे में जो मेरे पास में क्रैक की विड्थ है परमिसिबल वो तो और भी छोटी हो जाती है। यहां पे हो गया है 0.1 mm। और यहां पे क्रैक्स तो हमारे पास अगर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डिजास्ट्रस जो है हो जाएंगे। तो यहां पे क्रैक्स जो है वो डिजास्ट्रस हो जाएंगे अगर हमारे पास में इतने से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं अपनी रेनफोर्समेंट की। अब रेनफोर्समेंट कैसी? वर्टिकल रेनफोर्समेंट, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, उसकी बात कर लेते हैं।
अभी देखो, ये मेरे पास रिइंफोर्समेंट्स हैं सारी की सारी। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं, देन उसके बाद में हम लोग इसको प्रॉपरली समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। चलो, यहां पे हमारे पास में ये रिइंफोर्समेंट्स हैं, थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा है बट ठीक है, समझ जाएंगे हम। यहां पे एक ये डिस्टेंस मेरे पास में है और एक ये वाला डिस्टेंस यहां पे ये मेरे पास में है। तो अगर मैं अब इनकी रिइंफोर्समेंट की बात करता हूं, एक मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में ये है, ये डिस्टेंस है इनके बीच का। तो एक डिस्टेंस मेरे पास में यहां पे क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है, एक मेरे पास में यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कहलाता है। तो ये मेरे पास में क्या है, स्पेसिंग की बात मैं कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं, स्पेसिंग की बात जो है यहां पे कर रहा हूं। तो ये जो है ये क्या होगा, वर्टिकल होगा, और ये मेरे पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल होगा। तो इनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कितना होगा और वर्टिकल में हमारे पास में जो है ये कितना होगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल है, ये मेरे पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल। आप इसको डिस्टेंस कह लो या फिर आप इसको स्पेसिंग कह लो, स्लैश स्पेसिंग, ठीक है। और ये वाला मेरे पास में क्या है, ये है वर्टिकल डिस्टेंस, या फिर स्पेसिंग। ये मेरे पास में वर्टिकल डिस्टेंस है या फिर स्पेसिंग है, वो मेरे पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर स्पेसिंग जो है। ठीक। अब अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं यहां पे शुरुआत कर लेता हूं अपने किसकी, वर्टिकल डिस्टेंस की बात जो है यहां पे कर लेता हूं। वर्टिकल डिस्टेंस में मेरे पास में क्या आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस स्लैश स्पेसिंग should not be greater than the following। तो इनसे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। किनसे ज्यादा, अभी देख लेते हैं। तो यहां पे पहली वैल्यू देखता हूं 15 mm। पहली वैल्यू मेरे पास में क्या हुई, 15 mm। ऐसे यहां पे और भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहां पे इनमें से क्या चूज करना है, हमें यहां पे मिनिमम वैल्यू जो है वो चूज करनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस शुड नॉट बी, अच्छा, शुड नॉट बी लेस देन द ग्रेटेस्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज करो, शुड नॉट बी लेस देन द ग्रेटेस्ट। should not be less than the greatest of following। तो यहां पे जो हमारी स्पेसिंग है वो इनमें से कम नहीं होनी चाहिए, गलत बोल गया था मैं। तो वो क्या है, इनमें से हमारी जो है कम नहीं होनी चाहिए। इनमें से हम क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे। यहां पे हमारे पास में 3 वैल्यूज रहेंगी, इन 3 वैल्यू में हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू जो है सबसे पहले तो चूज करेंगे, और उस ग्रेटेस्ट में से हम क्या करेंगे, उससे कम हमारी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही जो हमारी यहां पे वर्टिकल स्पेसिंग है वो होनी चाहिए यहां पे। तो हमारे पास में है
सेकेंड केस, द डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ डायमीटर्स आर अनइक्वल। सेकेंड हमारे पास में द डायमीटर ऑफ लार्जर बार ऑफ larger bar if diameters are unequal। और अगर मैं यहां पे थर्ड की बात करूं तो एक बात तो इसको समझ लो, 15 mm एक वैल्यू हो गई। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ लार्जर बार, तो यहां पे मैंने जो ये डायमीटर्स लिए ना इनकी बात कर रहा हूं, तो यहां पे जिसका भी सबसे ज्यादा डायमीटर होगा वो वैल्यू चूज करेंगे। भले ही अगर हमारे डायमीटर यहां पे क्या है अलग अलग अगर आ रहे हैं तो हम यहां पे मैक्सिमम डायमीटर चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहां पे क्या है हमारे पास में 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो एक ये होता है हमारे पास। तो हम ये तीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इसमें से क्या करते हैं मैक्सिमम वाली जो है हम चूज करेंगे, और उससे भी हमारी क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक, यहां पे आप नॉमिनल साइज जो देख रहे हैं ना एग्रीगेट का, वो हमेशा कंसिडर किया जाता है। नॉमिनल साइज जो है वो हमेशा ही कंसिडर हमारा किया जाता है। ठीक, अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए। किसकी बात कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए यहां पे बात कर लेता हूं। नेक्स्ट है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। यहां पे हमारे पास में क्या है मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से हमारे पास रहेगा तीन केसेस। जैसे हमारे पास में ये आए थे उसी तरीके से यहां पे भी आगे हमारे पास में क्या आएंगे, तीन केसेस जो है आएंगे। एक केस यहां पे क्या था 15 mm का था, इस बार हमारे पास में क्या आ जाएगा डायमीटर का आएगा। दूसरा केस जो दूसरा मैं यहां पे देख रहा हूं ना, यहां पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात कर रहा हूं, यहां पे हमारे लिए आएगा डायमीटर ऑफ बार इफ बार्स आर ऑफ अनइक्वल डायमीटर। डायमीटर ऑफ larger bar if diameters of bar are unequal। देख लो जो पॉइंट यहां पे था वही एग्जैक्टली कहां पे आ गया, आगे हमारे पास में जो है वो आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लो। मान लेते हैं कि हमारे पास में अनइक्वल नहीं है, इक्वल है। मान लेते हैं हमारे पास में क्या है अनइक्वल डायमीटर नहीं है, इक्वल डायमीटर है। तो उस केस में जो भी हमारा डायमीटर होगा वो चूज कर लिया जाएगा। तो यहां पे डायमीटर ऑफ बार इफ डायमीटर्स आर इक्वल, इफ डायमीटर्स आर इक्वल। तो पहला हमारे पास में क्या, अगर अनइक्वल डायमीटर है तो हम क्या करेंगे लार्जर वाला चूज कर लेंगे। और नेक्स्ट वाला केस हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास में इक्वल डायमीटर्स हैं तो फिर हम क्या कर लेंगे, वो डायमीटर का वैल्यू जो है वो चूज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देख लो नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। थर्ड हमारे पास हो जाएगा नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। उसमें क्या कर दो 5 mm जो है हम ऐड कर देंगे। तो यहां पे भी हमारे पास में क्या होगा, हम मिनिमम लेंगे। इसमें से तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे, और उतना तो वैल्यू हमें यहां पे देना ही देना है। इसमें से हम क्या चूज करेंगे, मैक्सिमम चूज करेंगे। ठीक, और वो हमारे लिए क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पे देख लो द मैक्सिमम ऑफ अबव 3 will be our minimum horizontal spacing।
विल बी आर मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो ये चीज हमारे पास में है। ऐसे ही हमारे पास में क्या था, पीछे वाले में भी था। तो इसमें से जो भी हमारे पास में मैक्सिमम आया था, उस मैक्सिमम की वैल्यू हमारी क्या थी, यहां पे मिनिमम बन रही थी। ठीक है, ये चीज हमारे पास में यहां पे है। अब टॉलरेंस की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास में टॉलरेंस होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात करी है स्पेसिंग की, बात करी है इफेक्टिव डेप्थ की, हमने यहाँ पे जो है बात करी है, और हमने क्या बात करी है, अपने नॉमिनल कवर, क्लियर स्पेसिंग, ये सब की हमने जो यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होगा, मैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉलरेंस ऑन प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट। तो यहां पे मेरे पास में है टॉलरेंस ऑन प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, ये जो डिस्टेंसेस आपके पास में चल रहे हैं ना, ये डिस्टेंस को आप कितना बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ये है मतलब यहां पे टॉलरेंस का मतलब है कि आप इन डिस्टेंसेस को कितना घटा और बढ़ा सकते हो। तो ये यहां पे हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो अगर मेरा इफेक्टिव डेप्थ क्या है, लेस देन 200 mm है, अगर मेरा इफेक्टिव डेप्थ यहां पे क्या है, लेस देन, तो उसमें पहला पॉइंट करो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये, इफ इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन इक्वल्स टू 200 mm, देन हम यहां पे क्या लेते हैं, प्लस माइनस 10 mm लेते हैं, यानी कि 10 mm हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। दूसरा केस देख लो, अगर मेरा इफेक्टिव डेप्थ, अगर मेरा इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा है कितने से, 200 mm से, तो उस केस में मैं यहां पे क्या लूंगा, प्लस के 15 प्लस माइनस 15 mm जो है, ये मेरा क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरी टॉलरेंस की यहां पे हो जाएगी, अगर ये 200 mm से क्या है, ज्यादा है मेरे पास में। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास में आ जाती हैं। तो टॉलरेंस आप समझ गए, ये सब जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। टॉलरेंस वगैरह की वैल्यूज हमसे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारे पास यहां पर आया था लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। यहां पे आता हमारे पास में लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम काफी इंपॉर्टेंट है। पीछे जो भी हमने अभी तक टॉपिक करे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी ऐसे ही हमारे पास में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटरल स्टेबिलिटी डायरेक्टली पूछा जाता है, बीम का लेटरल स्टेबिलिटी क्या होता है, क्वेश्चन देगा। तो पहला मैं यहां पे कंडीशन मान लेता हूं कि मेरा सपोर्टेड है कहां पे, एंड्स पे। मैं अब मान लेता हूं कि ये लेटरली सपोर्टेड है कहां पे, एंड्स पे। मैं ये मानता हूं पहली कंडीशन कि हमारे पास में लेटरली सपोर्टेड है एट द एंड्स। when the beam is laterally supported at the ends, अब ये क्या होता है, मान लो ये बीम है आपकी और मैंने यहां पे ना ऐसे सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेरा लेटरल सपोर्ट। इस सपोर्ट की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, इसी सपोर्ट की बात हो रही है। तो यहां पे एक हमारे पास में अब वैल्यू की बात करूं तो एल अनसपोर्टेड, मेरे पास में क्या है, एल अनसपोर्टेड, वैल्यूज देख लो। शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो एल अनसपोर्टेड शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये कितने से ज्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। हम यहां पे मिनिमम वैल्यू लेते हैं, हम यहां पे क्या लेते हैं,
मिनिमम वैल्यू जो है लेते हैं, किसकी मिनिमम वैल्यू लेते हैं वो देख लो। दो कंडीशंस हमारे पास यहां पे चल रही होती हैं, तो उन दोनों कंडीशंस का हम क्या करते हैं, मिनिमम चूज करते हैं, और उतना जो हमारा एल अनसपोर्टेड होता है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक हमारे पास में क्या होता है 60b, एक हमारे पास क्या होता है 60b, और दूसरा कंडीशन हमारे पास में होता है यहां पे 250 बी स्क्वायर अपॉन में 4। एक हमारे पास में ये हो जाता है, तो हमारे पास में दो वैल्यूज रहती हैं 250 बी स्क्वायर अपॉन में, सॉरी 4 कह रहा हूं, डी। तो ये हमारे पास में क्या है 250 बी स्क्वायर अपॉन में डी। तो ये वैल्यूज हमारे पास में होती हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीम की बात कर रहा हूं जो कि एंड्स पे सपोर्टेड होती है। अब ये एल अनसपोर्टेड की बात कर रहा है, अनसपोर्टेड यानी कि कितना पार्ट, यहां से आगे का पार्ट जो भी हमारे पास में होगा वो हमारे पास में किस में आ जाएगा, अनसपोर्टेड में जो है आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा यहां पे अनसपोर्टेड है वो हमारा इन दोनों में से हम मिनिमम चूज करेंगे, और उससे ज्यादा हमारा जो है यहां पे नहीं होना चाहिए। चलो अब अगर मैं यहां पे कैंटिलीवर की बात कर लूं, सेकंड केस हमारे पास में क्या है, कैंटिलीवर। अच्छा एक बात और समझना, ये हमारे पास में सिंपली सपोर्टेड, ये वाला जो आप केस देख रहे हो कौन सा, जब हमारा लेटरली सपोर्टेड है, अनसपोर्ट, तो इसको मैं यहां पे सिंपली सपोर्टेड में भी ले सकता हूं, इसको मैं क्या ले सकता हूं, सिंपली सपोर्टेड में भी ले सकता हूं। नेक्स्ट केस देख लो हमारे पास में कैंटिलीवर का। कैंटिलीवर में भी सेम चीज होती है हमारे पास में, कि यहां जो हमारा एल अनसपोर्टेड है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम, यहां भी दो वैल्यूज चूज करेंगे, जैसे यहां पे 60b, यहां पे होता है हमारे पास में 25b। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमारे पास में क्या है 250 अपॉन में, देखो 250 अपॉन में डी इंटू बी स्क्वायर, तो यहां पे होता है 100 बी स्क्वायर अपॉन में डी। तो ये हमारे पास कैंटिलीवर के लिए होता है, और ये हमारे पास में किसके लिए होता है, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड हो गया या फिर हमारी सपोर्टेड बीम्स होती हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम्स, ठीक है, ये हमारे पास में रहता है। चलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं। अब हम यहां पे देख लेते हैं टोटल डिफ्लेक्शन। अब हम यहां पे क्या देखते हैं, टोटल डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। टोटल डिफ्लेक्शन भी जो है बीम्स में आता है। ये जो टोटल डिफ्लेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना हम यहां पे पढ़ रहे हैं ना, सबका सब प्रीवियस ईयर में जो है वो आया हुआ है। जितनी भी चीजें हैं यहां हमारे पास में प्रीवियस ईयर में वो आई हुई हैं, सब चीज पूछी गई हैं अभी तक, जितना भी हमने कवर किया। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, इनकी किसी की बात करूं, ये सब चीज जो है प्रीवियस ईयर में हमारे पास में आ चुकी हैं। खासकर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। टोटल डिफ्लेक्शन की अब हम बात कर रहे हैं। अब टोटल डिफ्लेक्शन मेरे पास में क्या आता है, टोटल डिफ्लेक्शन हमारे पास में किस किस चीज की वजह से होता है। एक तो यहां पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, एक तो यहां पे लोड लग रहा है, तो एक तो डिफ्लेक्शन हमारा लोड की वजह से हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आप बात करूं, टेम्परेचर चेंज की वजह से भी हमारे जो है डिफ्लेक्शंस आते हैं। श्रिंकेज और क्रीप की वजह से भी हमारे क्या आते हैं, डिफ्लेक्शंस जो है आते हैं। तो हमने जैसे की बात की, किसकी, लोड की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, श्रिंकेज की बात करी, क्रीप की बात करी। तो यहां पे टोटल डिफ्लेक्शन के लिए एक बार देख लो, टोटल डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू मैं यहां पे डेल्टा ले रहा हूं बिकॉज डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेल्टा लोडिंग हो गया, ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर की वजह से डिफ्लेक्शन, प्लस डेल्टा श्रिंकेज, श्रिंकेज की वजह से भी हमारे पास में डिफ्लेक्शन रहता है। और ऐसे डेल्टा मैं यहां पे कर लेता हूं क्रीप, क्रीप की वजह से मेरे पास में क्या रहता है, डिफ्लेक्शन रहता है। अब ये जो हमारे पास में शुरू के दो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, इनको हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो आप आगे के देख रहे हैं हमारे पास में क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होते हैं। ये हमारे पास में क्या लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन होते हैं।
तो वो हमारे पास में शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, ये हमारे पास में क्या लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन है, ये वैल्यूज हमारे पास में होती हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एग्जांपल से एक बार समझ लो। मान लो आपके पास में कुछ लोडिंग कंडीशन दी हुई है, डिफ्लेक्शन तो निकालना जानते हैं, सॉम में आ चुका है। ये हमारे पास में क्या हुआ है, सॉम से जो है आया हुआ है, ऐसे समझ लो आप। मान लो कि ये मेरे पास में क्या है, कैंटिलीवर है, यहां पे हमारे पास में क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा है जिसकी वैल्यू P है, और ये लेंथ मेरे पास में क्या L है। एंड्स की बात करूं तो ये मेरे पास में एक एंड B है, ये एक मेरे पास में क्या है B, ये A है, ये मेरे पास में B है। अब अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अपना डिफ्लेक्शन। मुझे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो यहां पर डिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू बी पे बात कर रहा हूं, पीएल क्यूब अपॉन में 3EI, ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन के लिए। तो हम यहां से डिफ्लेक्शन निकालते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, आगे चेक्स परफॉर्म करते हैं। अभी जो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले हमारे आरसीसी के लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां पे दूंगा। ठीक है ना, वो भी जो है मैं यहां पे अभी आप लोगों को दूंगा। तो अभी आप लोगों को बात समझ में आ गई है। यहां पे हमारे पास में क्या है, लोडिंग कंडीशन हो रही है, सोम की बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सोम से आए हुए हैं, ऐसे हमारे पास में सारे फॉर्मूले हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसको। अब यहां पे डेल्टा बी इक्वल टू पीएल क्यूब अपॉन में 3I, जो भी लोडिंग कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप अपना जो है डिफ्लेक्शन निकाल लोगे। अभी चेक्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में तो सबसे पहले मेरे पास में लूंगा डिफ्लेक्शन लिमिट्स। तो हमारे पास जो भी डिफ्लेक्शन आए हैं, नोट करके लिखो, दैट शुड बी इन द परमिसिबल लिमिट्स। तो जो भी हमारे पास में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होते हैं, वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, शुड बी इन द परमिसिबल लिमिट्स। ठीक है, ये चीज होती है। अब सबसे पहला यहां पे चेक देख लो, सबसे पहला यहां पे जो है चेक देख लो, जिसमें हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन करना है, सबसे पहला वाला। तो सबसे पहला हमारे पास में है फाइनल डिफ्लेक्शन, मैं उसको बोल दूंगा। सबसे पहला मेरे पास में क्या फाइनल डिफ्लेक्शन है। जो फाइनल डिफ्लेक्शन होता है इसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं इसको, ये होता है हमारे पास में L इफेक्टिव अपॉन में 250, यह है डेल्टा फाइनल। ये क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन में 250। ठीक है, क्या होता है ये डेल्टा फाइनल मेरे पास में, L इफेक्टिव अपॉन में 250। अब अगर मैं इसी की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इस फाइनल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, देखो फाइनल डिफ्लेक्शन का मतलब फिर यहां पे मेरे पास में हुआ कि यहां पे सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद एकदम लास्ट में जो आपके पास में डिफ्लेक्शन आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सारी चीजों को कंसीडर कर लेने के बाद में जो हमारे पास में लास्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, मैं उसको यहां पे काउंट कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं क्या, फाइनल डिफ्लेक्शन। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि श्रिंकेज भी होगा, क्रिप भी होगा, हर एक चीज में जो है वो काउंट करती है, टेम्परेचर चेंज भी होगा, हर एक चीज का डिफ्लेक्शन, हर एक चीज की वजह से आने वाला डिफ्लेक्शन इसमें आता है फाइनल डिफ्लेक्शन। तो यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में चेक करना होता है तो इससे करते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में चेक करना होता है तुरंत से, तो अभी बताता हूं उसके लिए फॉर्मूला भी हमारे पास में क्या है। तो इसमें आप मेंशन करते हो तो फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज, हर एक चीज जो यहां पे आ जाएगी, ये हमारे पास में होता है। चलो, तो इसमें आप चाहे तो मेंशन कर लो, दिस इज द फाइनल डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ कास्टिंग। हमने कास्ट कर दिया, कास्टिंग हो चुकी है, और उसके बाद ये जो डिफ्लेक्शंस आने शुरू हुए उसकी मैं बात कर रहा हूं। और फैक्टर्स कौन से हैं, ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे, कैसे फैक्टर्स रहेंगे, जैसे कि यहां पे देख लो, लाइक टेम्परेचर, कॉमा श्रिंकेज,
कॉमा क्रीप एक्सेट्रा। तो ये चीज हमारे पास में होती है, इसको हम क्या करते हैं लास्ट में चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म में होता है हमारे पास में। डेड लोड लाइव लोड तो हमारे पास में रहता ही है, डेड लोड लाइव लोड तो रहता ही है, उसको तो आप काउंट कर ही सकते हो कि हमारे पास यहां पे डेड लोड लाइव लोड तो बड़ा ही कॉमन है। तो ये फाइनल डिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं फाइनल डिफ्लेक्शन के अलावा जो हमारे पास में नॉर्मल डिफ्लेक्शन होता है उसकी, तो उसमें सिर्फ हम क्या कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म वाली चीजों को हटा देते हैं और जो करंट वाली चीजें होते हैं उसको हम यहां पे लेते हैं, जैसे कि डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, इनको तो हम लेते ही लेते हैं यहां पे, है ना। तो हमारे पास यहां पे नॉर्मल डिफ्लेक्शन की अगर बात करूं तो डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग, देख लो नॉर्मल डिफ्लेक्शन, सेकंड है हमारे पास में डिफ्लेक्शन या फिर नॉर्मल डिफ्लेक्शन। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो एल इफेक्टिव अपॉन में 350 और यहां देखना, अच्छा यहीं पे देखो भाई, एल इफेक्टिव को मैंने 250 से डिवाइड किया तो मेरे पास में वैल्यू कम आएगी कि ज्यादा आएगी अगर मैं यहां कंपेयर करूंगा? ऑब्वियसली वहां पे वैल्यू ज्यादा आएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर 250 क्या है, बड़ा है। 250 वहां पे मेरे पास में क्या है, बड़ा है। तो आप समझ सकते हो फाइनल डिफ्लेक्शन तो एकदम लास्ट में ना, लास्ट तक तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे मैं कह रहा था कि एल इफेक्टिव अपॉन 350 और 20 mm, तो यहां पे जो भी हमारे पास कम होता है उसको चूज करते हैं, विच एवर इज लेस। ये हमारे पास होता है कि इनमें से जो भी हमारे पास में क्या आएगी, कम वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कर लेंगे, चूज जो है यहां पे कर लेंगे। क्लियर हो रही है बात सभी को? तो विच एवर इज लेस। चलिए, अब यहां पे क्या है हमारे पास, जैसे हमने इरेक्शन किया, ये तभी होता है साथ के साथ का ही होता है, इरेक्शन हमने किया यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, उसी की मैं बात कर रहा हूं कि जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया तो बस थोड़ा बहुत उसके बाद की ही हम यहां पे डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। पिछले वाले में क्या था, लॉन्ग टर्म के डिफ्लेक्शन थे हमारे पास में, बहुत लॉन्ग टर्म के डिफ्लेक्शन जो है वहां पे काउंट अपने कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात करूं, अब एक्चुअली में होता क्या है कि यहां पे जैसे कि ये फॉर्मूला हमारे पास में है और ये सब वैल्यूज हमारे पास में आ रही है, तो ये थोड़ा सा एक लेंदी टाइप प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हमारे पास में एक थोड़ा सा लेंदी टाइप प्रोसेस जो है ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक नया तरीका निकाला, हमने क्या निकाला, एक नया तरीका जो है निकाला। किस तरह का नया तरीका निकाला, हमने यहां पे ऐसा तरीका निकाला कि अगर वो रेशो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर वो रेशो जो है सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर ये जो कंडीशंस हम यहां पे देख रहे हैं वो एकदम क्या है, सही है, फॉलो हो रही हैं। यानी कि अगर वो रेशो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो अगर रेशो सेटिस्फाई होगी, बड़ी आराम से वो रेशो निकल जाती है। अगर वो रेशो हमारी सेटिस्फाई जो है हो चुकी है तो हम विद इन द लिमिट्स हैं, ये चीज मैं आपको कह रहा हूं। इतना सब फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा, डिफ्लेक्शन कंट्रोल। तो जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, डिफ्लेक्शन रेशोज कुछ हम बताया था आपको, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ के रेशो की मैं आपको बात कर रहा था कि वो जो रेशो है हमारे पास में वो कितना होना चाहिए, 7, 20, 26, इस तरीके से मैंने वैल्यूज जो है आपको बताई थी, उन्हीं की मैं बात यहां पे कर रहा हूं, उसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल। उसी को हम यहां पे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कंट्रोल जो है कहते हैं। अब देख लो, तो इस डिफ्लेक्शन कंट्रोल में क्या होगा, बताओ। अब इस डिफ्लेक्शन कंट्रोल में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि रेशोज होते हैं वो। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल में हमारे पास में है एल इफेक्टिव अपॉन में डी का रेशो, ठीक, ये चीज। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारी डिफ्लेक्शन की जो है वो बहुत कैलकुलेशन को रिक्वायर करती है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, द deflection requires, the calculation of deflection requires of deflection requires lots of time, इक्वेशंस, टाइम भी चाहिए होता है, इक्वेशंस की भी नीड पड़ जाती है और कैलकुलेशंस भी करनी पड़ जाती हैं, एंड कैलकुलेशंस।
तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेट तरीका हमने निकाल लिया। अल्टरनेट हमारे पास में क्या तरीका है, वो रेशो है एक, वो रेशो हमने निकाल लिया। बस वो रेशो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आप विद इन द लिमिट्स जो आपका है डिफ्लेक्शन है, बस ये चीज हमें यहां पे करनी होती है, वो तुरंत ही निकल जाता है। अभी दिखाता हूं। देन वी provide an alternate then we provide an alternate way to क्या करने के लिए, चेक करने के लिए डिफ्लेक्शन को, टू check the deflection within the limits, to check the deflection within the limits, to check the deflection within the limits। अब यहां पे देख लो, ये हमारे पास में क्या है, यही वो क्राइटेरिया है, यही हमारे पास में क्या है, यही वो रेशो है, यही रेशो जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। यही वो क्या हमारे पास में रेशो है जिसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यही वो रेशो है जिसको हम क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे मैं जो कह रहा हूं अल्टरनेट वे, वो अल्टरनेट वे मेरे पास में यही है कि मैं एल इफेक्टिव अपॉन डी को क्या करूंगा, यहां पे सेटिस्फाई करूंगा। ठीक, तो यहां पे देख लो, इफ, नोट करके लिख लो, इफ एल इफेक्टिव बाय डी रेशो is satisfied, is satisfied, तो मेरा जो डिफ्लेक्शन वो क्या होगा, विद इन द परमिसिबल लिमिट्स होगा। देन द डिफ्लेक्शन विल बी इन द परमिसिबल लिमिट्स, विल बी इन द परमिसिबल लिमिट्स। तो हमारा किस में होगा, परमिसिबल लिमिट्स के अंदर होगा। जो भी हमारा डिफ्लेक्शन है वो किस में होगा, वो परमिसिबल लिमिट्स के अंदर में जो है हमारा यहां पे होगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए, अच्छा अब वैल्यूज देख लो फिर यहां पे। तो मेरे पास में क्या है, सबसे पहले मैं सपोर्ट कंडीशन देखता हूं एंड देन ये रेशो की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो यहां पे हमारे पास में सपोर्ट कंडीशंस, या फिर आप चाहो तो इसको बीम भी कह सकते हो, यहां पे स्लैश बीम्स, यहां पे हमारे पास में आ जाएंगे क्या, रेशोज। चलिए, तो पहला मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, जैसे कि हमारे पास में कैंटिलीवर का केस होता है, मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता हूं। सबसे पहले मैं कौन सा ले लूं केस, कैंटिलीवर का केस ले लेते हैं, देन उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड का, देन उसके बाद में कॉन्टिन्यूस का। तो देख लो, तो सबसे पहले मेरे पास में कैंटिलीवर, रेशो की बात करता हूं 7 होता है। अगर मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड है तो ये एल इफेक्टिव अपॉन डी के रेशो की बात करता हूं तो उसको वो 20 होता है। और अगर मैं यहां पे कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो ये हमारे पास में 26 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास में होती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इतना पूछा है बहुत ज्यादा, बहुत आया प्रीवियस ईयर में, बहुत वैल्यूज पूछी गई हैं, ये जो आप लोगों के सामने है ना, बहुत बार आया है, बहुत बार। ठीक है, ये चीज हमारे पास में होती है। चलो, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ये सब वैल्यूज सभी को समझ में आ गई होंगी कि ये हमारे पास में क्या है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास में कुछ ना पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ कंक्लूजन एक तरीके से कह सकते हैं कि हम कुछ कंक्लूजन यहां पर निकाल लेते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, और चूंकि यहां पे डिफ्लेक्शन का जिक्र कर रहा है तो उसी से रिलेटेड हमारे पास में ये है। तो पहला कंक्लूजन मेरे पास में है, मैं यहां पे ग्रेड ऑफ स्टील की बात कर लेता हूं। पहला कंक्लूजन मैं बात कर रहा हूं किसका, ग्रेड ऑफ स्टील का, कि मेरा जो ग्रेड ऑफ स्टील है, जो मेरे पास में क्या है, मेरा ग्रेड ऑफ स्टील जो भी है, तो जो भी मेरे पास में मेरा ग्रेड ऑफ स्टील है
उसके बढ़ाने और घटाने से मेरे डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, पहली बात मैं यही कर लेता हूं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि जैसे ही मेरा ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा तो मेरे डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ही मेरा ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। तो हम मेंशन करो एज ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीजेज, as grade of steel increases the deflection increases। तो मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो मेरा जैसे यहां पे क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करता है, मेरा डिफ्लेक्शन यहां पे इंक्रीज कर जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरा हायर ग्रेड ऑफ स्टील जो होता है ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है किसके कंपैरिजन में, लोअर ग्रेड ऑफ स्टील के। इस तरीके से भी मैं जो है इस बात को कह सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, यहां पे मेरे पास में फ्लैंज सेक्शन की अगर बात करूं, हमारे पास में क्या होता है, फ्लैंज सेक्शन भी होता है ना। तो फ्लैंज सेक्शन में अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं तो वहां क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल अपने रेगुलर सेक्शन से फ्लैंज सेक्शन को कंपैरिजन करवाऊं तो वो देख लो। हमने एक बात तो ये समझी थी कि जो हमारे फ्लैंज सेक्शन होते हैं वो ज्यादा हमारे पास में क्या होते हैं, प्रिसाइज होते हैं। अगर सॉरी प्रिसाइज तो हमारा सही वर्ड नहीं रहेगा, ज्यादा हमारे क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ये कह सकते हैं। इकोनॉमिकल भी होते हैं। एफिशिएंट होने का मतलब है कि वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह ज्यादा क्या कर रहे थे, बियर कर रहे थे। तो अब यहां पे फ्लैंज सेक्शन में मैं देख रहा हूं कि वो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा दे रहे हैं। डिफ्लेक्शन भी हमारे फ्लैंज सेक्शन क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस भी बियर करते हैं, यानी कि ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा डिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे साइंस ऑफ फेलियर भी हमारे क्या हुए, ज्यादा हुए। तो फ्लैंज सेक्शन इसीलिए बहुत से रीजंस की वजह से फ्लैंज सेक्शन जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो यहां पे है फ्लैंज सेक्शंस प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास में जो फ्लैंज सेक्शन होता है वो क्या करता है, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस जो है कर रहा होता है। तो फ्लैंज सेक्शन प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास में रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो रेनफोर्समेंट दो साइड में डाली जाती है, कंप्रेशन साइड में, टेंशन साइड में। अगर मान लो मैं कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट डालता हूं तो हमारा डिफ्लेक्शन कम होता है कि ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। अगर मैं कंप्रेशन साइड में भी अपना क्या डाल दूंगा, रेनफोर्समेंट डाल दूंगा, तो मेरा जो भी डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास में ये है कि एज परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस तो जो भी हमारा डिफ्लेक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, द डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस, द डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। तो जो भी मेरा डिफ्लेक्शन होगा यहां पे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जो भी मेरा डिफ्लेक्शन यहां होगा वो डिक्रीज जो है वो कर जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है ये हमारे चल रहे हैं यहां पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है ये हमारे यहां पे चल रहे हैं। अच्छा, अब उसी के साथ साथ मैं यहां पे और कुछ काम की चीजें देख लेता हूं। मैं स्ट्रेन्स का भी डिस्कशन जो है यहां पे कर लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, स्ट्रेन का भी डिस्कशन यहां पे साथ के साथ कर लेता हूं। ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास में आया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास में क्या है, डिफरेंट है। अभी मैंने ये वाला पॉइंट लिखा ना कि एज ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, तो बात से आ रही कि डिफ्लेक्शन हमारा यहां पे इंक्रीज करेगा। तो उसी तरह से मैं स्ट्रेन के लिए देख लेता हूं। तो स्ट्रेन में भी क्या होता है कि जैसे जैसे मेरा ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करता है ना, मेरा यहां पे स्ट्रेन भी इंक्रीज करता है। तो यहां पे ये पॉइंट भी लिख लेना, एज, नोट करके लिखो इसको, एज ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीजेस, स्टील increases value of strain increases। तो जो भी मेरे पास में यहां पे क्या होता है, स्ट्रेन होता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है। ये चीज हमारे पास में है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और, यहां पे एक्चुअल कवर की बात शायद रह गई है। पीछे हमने जो है ये डिस्कशन किया था ना कवर्स के बारे में।
जैसे कि ये सब चल रहा था हमारे पास में, टॉलरेंस वगैरह ये सब, और हाँ ये स्पेसिंग हो गया था, और कवर हमारे पास में यहां पीछे आया था, ये हमारे पास में कवर था। तो इसमें एक चीज रह गई है कि अगर हमारे पास क्या है, एक्चुअल साइड पे बात कर रहा हूं, एक्चुअल कवर की बात कर रहा हूं, कहां पे, साइट पे, तो वो हमारा एक्चुअल कवर जो हम साइट पे देते हैं वो नॉमिनल कवर प्लस 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे है एक्चुअल कवर एट साइट शुड नॉट बी लेस देन नॉमिनल कवर प्लस 10 mm। देखो पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या है, ये है नॉमिनल कवर, लेकिन जब हम साइट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नॉमिनल कवर से ज्यादा ही देते हैं, 10 mm। अच्छा एक चीज और, यहां पे मैंने 23 लिख दिया, ये जो है 23 नहीं है 34 है, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, 23 लिख दिया, ये 34 है। तो एसपी 34 के हिसाब से ये वाली चीज है, और ये तो नोट करके लिखना है अलग से। ठीक है, ये अलग चीज है हमारे पास में, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो हमने बीम्स के बारे में जितनी भी चीजें थी वो हमने यहां पे कवर कर ली हैं। अब बीम्स के ऊपर हम डिफ्लेक्शन वगैरह के कुछ कुछ ना क्वेश्चंस देख लेंगे। हम बीम्स के ऊपर क्या करेंगे, कुछ कुछ अपने क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, कि जैसे कि लेटरल अनस्टेबिलिटी हो गया, इस तरह की चीजें क्या होती हैं, कैसे इसको जो है निकालते हैं, उसके ऊपर अब हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस वो देख लेंगे। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं क्वेश्चंस जो है वो निकाल लेता हूं। एक क्वेश्चन आपको भी मैं करा रहा हूं। छोटा ही है बट इससे चीजें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। यहां पे देख लो, एक हमारे पास में कैंटिलीवर बीम है, एक हमारे पास में कैंटिलीवर बीम, और उस कैंटिलीवर बीम में क्या हो रहा है, हमें लेटरल स्टेबिलिटी जो है वो चेक करनी है। कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज इस समय यहां पे दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 5.6 मीटर, ठीक है, स्पैन दी हुई इस समय 5.6 मीटर, साइज दिया कितना 160 इंटू 540, 160 इंटू 540 mm, ये जो है उसने मुझे साइज दिया हुआ है। चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी, तो मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे चेक करना है लेटरल स्टेबिलिटी, चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। ये चीज जो है मुझे यहां पे चेक करनी है। अब एक बात देखना, अगर मेरे पास में मुझे यहां पे लेटरल स्टेबिलिटी चेक करनी है, किसके केस में, कैंटिलीवर के केस में चेक करनी है, किसके केस में चेक करनी है, कैंटिलीवर के केस में चेक करनी है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है लेटरल स्टेबिलिटी के लिए कैंटिलीवर में, सॉल्यूशन देखो, हम जानते हैं कि कैंटिलीवर के लिए जो भी हमारा क्या होता है एल इफेक्टिव होता है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, इन दो वैल्यू के मिनिमम से। तो सबसे पहला हमारे पास में रहेगा 25B, सबसे पहला मेरे पास में क्या रहेगा 25B। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा 100B² अपॉन में D, क्या होगा
100 बी स्क्वायर अपॉन में डी, तो एल इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 बी, एक चीज ये, और 100 बी स्क्वायर अपॉन में डी, ये चीज हम देख चुके थे, मैंने आप लोगों को बताई थी। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं यहां पे। तो हमारे पास एल इफेक्टिव कैंटिलीवर केस में क्या होता है, कैंटिलीवर के केस में अगर मैं एल इफेक्टिव की बात करता हूं तो बताओ वहां पे हमारे पास में क्या होगा। तो यहां पे हमारे पास में कैंटिलीवर के इस वाले केस में हमारे पास में एज इट इज हो जाएगा एल इफेक्टिव कितना 5600। मैं यहां पे एमएम में ले रहा हूं बिकॉज सारी चीज क्या हमारे पास बाकी की एमएम में है। तो कैंटिलीवर में भी हम समझते हैं एल इफेक्टिव क्या होगा इन कैंटिलीवर, इन कैंटिलीवर एल इफेक्टिव इक्वल्स टू 5.6 मीटर है, दैट मीन्स ये कितना हो गया 5600 mm जो है हो चुका है। आगे की चीजें देख लो। तो हमारे पास इनमें से मैं वैल्यू निकालूंगा मिनिमम ऑफ, सबसे पहला मेरे पास में क्या था 25B। अब यहां पे देखना डायमेंशन क्या दिया 160 और 540, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं B की तो वो क्या हो जाएगा 25 इंटू 160, देखना क्या आ रहा है, एक बार मुझे कैलकुलेटर निकालना है। तो यहां पे 25 इंटू 160 लगभग बैठेगा 4000, हाँ वही आ रहा है, ये हो गया 4000 mm। नेक्स्ट देखना सेकंड वाला 100 इंटू बी मेरे पास में कितना था 160 का स्क्वायर अपॉन में डी हो जाएगा 540। यारा मेरे पास में कितना 4740.74 mm, मिनिमम क्या हो गया 4000। सो मिनिमम मेरे पास में कितना आया पे 4000 mm आया। तो हमारे पास कंडीशन के हिसाब से एल इफेक्टिव इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एल इफेक्टिव कितना है 5600 मीटर। तो यहां पे लिख लो एज पर द कंडीशन, एज पर द लेटरल स्टेबिलिटी कंडीशन, एल इफेक्टिव शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, जिससे भी 4000 मैंने निकाला है, बट सिंस 5600 इज ग्रेटर देन क्या 4000, तो जो मेरी यहां पे कैंटिलीवर बीम है वो क्या लेटरली अनस्टेबल है, then the cantilever beam is laterally unstable, then the cantilever beam is laterally unstable। एक बात तो मुझे ये समझ में आ गई, चलो एक काम कर लेते हैं, बीम के लिए तो मैंने पता कर लिया कैंटिलीवर के लिए कि लेटरली अनस्टेबल है। अगर अब देखो डायमेंशंस तो गिवन ही है, सेम बीम ले लेते हैं लेकिन कैंटिलीवर की जगह इस बार कोई और बीम ले लेते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं कि मैं कैंटिलीवर के बजाय इस बार इसको मान लेता हूं कि ये क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ऐसे ही मान लेते हैं, लेट्स से इट्स अ सिंपली सपोर्टेड बीम, लेट्स से इट्स अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर मेरे पास में ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो फिर यहां पे कंडीशंस मेरे पास में क्या रहेंगी, यहां पे भी सेम, एल इफेक्टिव शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, मिनिमम ऑफ कितने का मिनिमम, सबसे पहला वाला देख लो 60 बी, दूसरा 250 बी स्क्वायर अपॉन में डी। तो मेरा एल इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, इनसे ज्यादा मेरा यहां पे नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो यहां पे मेरे पास में एल इफेक्टिव कितना होगा, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पे भी मेरे पास में एल इफेक्टिव क्या होगा 5600 ही होगा। यहां पे मेरे पास में जो मेरा एल इफेक्टिव है वो सेम ही होगा, बिकॉज सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है हमारे पास में दो चीज होती हैं एल इफेक्टिव निकालने के लिए, एल क्लियर प्लस के डी, और दूसरा क्या होता है एल क्लियर प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, यही होता है हमारे पास में। और इन दोनों में से हम क्या चूज करते हैं, हम चूज करते हैं अपना मिनिमम। देखो एल इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, एल स्पैन कर लेता हूं प्लस के डी, और दूसरा होता है यहां पे एल स्पैन
प्लस के डब्ल्यू, यानी कि विड्थ ऑफ सपोर्ट ही ये होता है, मिनिमम चूज किया था। अब यहां पे ना डी पता ना डब्ल्यू पता, तो फिर सिंपली मेरे पास में एल स्पैन ही आ जाएगा, एल इफेक्टिव। उसी तरीके से मेरा ये एल स्पैन किस में आया था, कैंटिलीवर में भी आया था 5600, एल इफेक्टिव बन गया था वहां पे। अब यहां पे आगे फर्दर सॉल्यूशन करो, एयर एल इफेक्टिव इक्वल्स टू 5600 mm। ठीक, आगे वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला 60 बी है, तो 60 इंटू बी कितना था 160, 4000 हो गया। दूसरा देखना 250 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 160 का स्क्वायर अपॉन में डी 540 हो गया। देखो कितना आ रहा है, यार मेरे पास में 11851, 11851.85। तो इतनी वैल्यू जो है यहां पे मेरे पास में इस वाले केस में आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास, एक सेकेंड, 60, ये गड़बड़ कर दिया, 9600 होगा ये तो mm, और ये भी मेरे पास में mm में है। तो यहां पे मिनिमम चूज करना है। मिनिमम क्या है मेरे पास में 9600। तो मेरे पास में लेटरल अनस्टेबिलिटी की अगर मैं कंडीशन देखूं, सो एज पर लेटरल स्टेबिलिटी कंडीशन, तो मेरी लेटरल स्टेबिलिटी की कंडीशन के हिसाब से इन आरसीसी, सॉरी ये क्या है मेरे पास में, इन सिंपली सपोर्टेड बीम, इन एसएसबी, मेरा एल इफेक्टिव ज्यादा नहीं होना चाहिए कितने से, 9600 से। और एल इफेक्टिव मेरे पास में कितना है 5600, जो कि मेरे पास में ज्यादा नहीं है, यानी कि ये तो हमारे पास में क्या हो गया, ओके है। तो यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मेरे पास सेम डायमेंशन की होगी तो वो क्या रहेगा, वो हमारा लेटरली स्टेबल रहेगा। तो फॉर द सेम डायमेंशन, यहां पे फॉर द सेम डायमेंशन एयर द एसएसबी इज laterally stable while the cantilever beam is not, while the cantilever beam is not, जबकि मेरा कैंटिलीवर बीम जो है वो नहीं होता है। बात समझ आ रही है, तो मेरा कैंटिलीवर बीम जो है वो नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा ये चीज सभी को, ठीक है। चलो, तो बस इतना हमारे पास में इसमें था, है ना, इतना हमारे पास में इस क्वेश्चन में था। तो हमारे पास यहां पे जो बीम्स वाला पार्ट है, मतलब जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आ सकता था, वो हमने यहां पे देख लिया है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारे पास में क्या बचता है, न्यूमेरिकल बचता है, जो कि फिर कन्वेंशनल हो जाएगा, जो कि फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल अपना हो जाएगा। चलिए